हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 11th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने जो ट्रायल बैलेंस के लेक्चर्स डिस्कस किए थे उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस पढ़ा था। ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, क्यों बनाया जाता है। बिसाइड्स फिर हमने बात के लेक्चर्स में हमने जर्नल टू लेजर, लेजर टू ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर होता है ये डिस्कस किया। उसके अलावा फिर हमने अगर लेजर के बैलेंसेस डायरेक्टली गिवन हो तो हम किस तरह से उससे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ये हमने डिस्कशन किया। और फिर इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस को कैसे करेक्ट करना है उस पर हमने डिस्कशन किया। फाइन, आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में हम एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ट्रीटमेंट क्या होगा, उससे पहले हम थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कंसेप्ट पे डिस्कस करें। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को शॉर्ट में हम बोलते हैं COGS। इसका फुल फॉर्म होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हम इसके वर्ड मीनिंग पर जाएं तो जो गुड्स सेल किया गया उसकी कॉस्ट, जो माल बेच दिया गया उसकी कॉस्ट। ओके, अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेट्स सपोज आपने ईयर 2022 में टोटल 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की और एक की टोटल कॉस्ट, अभी हम मान लें कि 10 रुपए आ रही है, तो टोटल हमारी कॉस्ट हो जाएगी 1 लाख। दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो माल बनाया गया उसकी कॉस्ट। ओके फाइन, बट ये कंपलसरी नहीं होता कि जितनी यूनिट्स आपने बना दी उतनी की उतनी मार्केट में सेल हो जाए। लेट्स सपोज आउट ऑफ 10,000 यूनिट्स हमने सिर्फ 8,000 यूनिट ही सेल कर पाए, तो 8,000 इंटू 10, 80,000 विल बी कॉस्ट कंसीडर्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला जाएगा ये माल बेचा गया है तो इसकी कॉस्ट कितनी। भले अब आप इसमें, अच्छा जैसे अगर आपने 8,000 यूनिट एट द रेट 15 बेची तो ये 8,000 एट द रेट 15, 1,20,000 विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, सेल्स रेवेन्यू। ये अपने आप में एक सेल्स कहलाएगी। बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मीनिंग होता है जो बिका वो भले ही सेल्स पे बिका हो, लेकिन हम उसकी कॉस्ट कितनी होगी इसको कंसिडर करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंसेप्ट जो है ये आया फ्रॉम द मैचिंग प्रिंसिपल। अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल होता है द मैचिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग वाले चैप्टर में मैचिंग प्रिंसिपल का एक डेडिकेटेड लेक्चर है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। इस मैचिंग प्रिंसिपल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंसेप्ट आया। ये मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि भाई आपको जिस ईयर का प्रॉफिट निकालना हो उसी ईयर की रेवेन्यू और उसी स्पेसिफिक पीरियड की कॉस्ट को कंसीडर करो। अब जब 10,000 में से 8,000 यूनिट बिकी है, मतलब 2,000 यूनिट बिकी ही नहीं है, तो हम 2,000 यूनिट की कॉस्ट को इस ईयर में कंसीडर कैसे कर सकते हैं। भाई जब हमने 2,000 यूनिट का रेवेन्यू नहीं लिया तो 2,000 यूनिट की कॉस्ट कैसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बजाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंसीडर करते हैं। ये हमारा बेसिकली इसमें, तभी हमारा क्या होता है, सही प्रॉफिट आता है एज पर द मैचिंग प्रिंसिपल। अदरवाइज अगर हम रेवेन्यू का कंसीडर, भाई हमने 8,000 यूनिट बेची है तो हम रेवेन्यू ले रहे हैं 8,000 यूनिट्स की और कॉस्ट ले ले अगर 10,000 यूनिट्स का, तो ये तो मैच ही नहीं होगा ना। डिस्टर्ब मतलब बैलेंस जो होगा बैलेंस ही नहीं हो पाएगा, स्टैंडर्ड दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। रेवेन्यू आप ले रहे हैं 8,000 यूनिट्स के स्टैंडर्ड पे, कॉस्ट ले रहे हैं आप 10,000 यूनिट्स के स्टैंडर्ड पे, तो प्रॉफिट सही आएगा नहीं। और कल को जब ये प्रोडक्ट सेल होगा फिर उस टाइम आप क्या करेंगे। तो ये सिंपल सा फंडा ये लिया जाता है कि भाई आप जितने प्रोडक्ट को बेचो उसी की कॉस्ट को कंसीडर करो और उसी की रेवेन्यू को लो। रेवेन्यू और कॉस्ट मैच हो जाएंगे, एक दूसरे से सिमिलर स्टैंडर्ड पर आ जाएंगे, तो देन प्रॉफिट कैलकुलेटेड विल बी द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके फाइन, ये तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंसेप्ट हुआ। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इंप्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होता है, सर इस पर हम बात करें। देखिए एक्चुअली क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनता है फ्रॉम द लेजर बैलेंसेस, है ना। नॉर्मली हमने पढ़ा है ट्रायल बैलेंस को लेजर बैलेंसेस, और हमने देखा है कि लेजर बैलेंसेस को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एसेट है तो उसको डेबिट डालते हैं, लायबिलिटीज है तो क्रेडिट डालते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं तो डेबिट डालते हैं, रेवेन्यू और इनकम्स होती है तो हम क्या करते हैं उसको क्रेडिट डाल देते हैं। ये हमारा बेसिक फंडा चलता है। ओके, जैसे हमने देखा परचेसेस, तो परचेसेस को बीइंग एन एक्सपेंस डेबिट डाल दिया, ओपनिंग स्टॉक तो बीइंग एन एसेट हमने उसको डेबिट डाल दिया, वेजेस है तो बीइंग एन एक्सपेंस डेबिट डाल दिया, सेल्स है तो बीइंग एन इनकम हमने उसको क्रेडिट डाल दिया। यही हम क्या करते थे, अभी तक हमारा ट्रायल बैलेंस के फंडे को फॉलो करते थे। फाइन, अभी क्या होता था कि आपको सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग होती थी। जैसे क्या होता था, ओपनिंग स्टॉक गिवन होता था, परचेसेस गिवन होता था, कुछ एक्सपेंसेस गिवन होते थे, और क्लोजिंग स्टॉक को मैंने कहा था कि भाई क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त प्रिपेयर कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि उसका कोई लेजर ओपन नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक को अभी हमने कहीं पर एडजस्ट नहीं किया तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ दे, और ओपनिंग स्टॉक का लेजर है तो हम इसको कंसीडर कर लें। इट मींस ट्रायल बैलेंस के अंदर यूजुअली वही सारी आइटम आती हैं जिनके लेजर्स ओपन किए जाते हैं, जिनके लेजर बने हुए हैं।
तो ओपनिंग स्टॉक का लेजर तो डे 1 से स्टार्ट है, मतलब जो भी ईयर है, जैसे अगर मैं मान लो मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं 31 मार्च 2022 को, तो ओपनिंग स्टॉक कब का होगा? 1 अप्रैल 21 का। तो 1 अप्रैल 21 से इसका बैलेंस बना आ रहा है टू ओपनिंग। हमने जब ओपनिंग एंट्री डाली थी, जब लेजर ओपन किए थे, तभी हमने ओपनिंग स्टॉक का लेजर ओपन कर दिया था। परचेसेस का थ्रू आउट द पीरियड हमने लेजर मेंटेन किया, एक्सपेंसेस के लेजर मेंटेन किए, सेल्स के लेजर मेंटेन किए। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये कि ट्रायल बैलेंस में सिर्फ वही आइटम्स आती हैं जिनके लेजर अकाउंट ओपन हुए होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का लेजर ओपन हुआ नहीं होता, ठीक है। कब तक नहीं होता? जब तक आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं मेंटेन करते। तो अभी तक क्या होता था कि आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेस, एक्सपेंस सभी अलग अलग आते थे। अब आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे देगा, आपको वो दे देगा कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज दिस। मैं पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले पर बात करूं। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? जितना स्टॉक एट द बिगिनिंग था वो ले लो, ठीक है। फिर उसमें हम ऐड कर देते हैं व्हाट? नेट परचेसेस। जितना परचेसेस उसको ऐड कर दिया जाएगा। उसमें ऐड हो जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और उसमें से डिडक्ट हो जाता है क्या? क्लोजिंग स्टॉक। ओके जी, इट मींस हमने ओपनिंग स्टॉक, इसमें अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है तो उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड है, नेट परचेसेस इंक्लूडेड है, डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूडेड है और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक डिडक्टेड है। जैसे मैंने यहां पर 2000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक हटाया था, फाइन। इट मींस अगर COGS दिया हुआ है तो जो ओपनिंग स्टॉक का लेजर है वो ऑलरेडी COGS में आ चुका है। और अब अगर वो COGS में आ गया, इट मींस देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड ओपनिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस। अगर COGS दिया हुआ है तो हम ये मानेंगे कि COGS में ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है। अब जब COGS में ओपनिंग स्टॉक एक बार आ गया तो अब उसको अपना ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ये लेजर यहां पे। इन द सेम वे परचेसेस जो है, परचेसेस भी COGS में आ चुका है, तो अगेन देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड ट्रायल बैलेंस। सेम टू सेम फंडा कि भाई परचेसेस जो है इसका एक लेजर होता है और परचेसेस को हमने COGS में ले लिया। अब जब COGS रिकॉर्ड कर रहे हैं तो परचेसेस को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसमें मींस एक ही अकाउंट दो बार रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि परचेस अलग से भी रिकॉर्ड हो जाएगा, परचेस COGS में भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? परचेसेस को भी इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह से जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी सारे इधर आ जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस को इन शॉर्ट बता दूं, अभी मैं उसको पूरा डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। वो एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, गुड्स के परचेसेस करने से रिलेटेड होते हैं, या मैं सीधे से कहूं वो फैक्ट्री में इनकर्ड होते हैं, तो दोज आर कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे लाइक वेजेस, कैरेज एंड वर्ड, फैक्ट्री रेंट, पावर एंड फ्यूल, हीटिंग एंड लाइटिंग, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑल दीज आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ गए तो अब आपको डायरेक्ट एक्सपेंस को सेपरेटली रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मींस ये वो 3 आइटम्स थी जिनके लेजर्स इधर ओपन थे, लेकिन हमने उन लेजर्स को सेपरेटली रिकॉर्ड करने की बजाय हमने उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दिया। अब जब हमने उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दिया और डायरेक्टली आपको COGS गिवन है, तो फिर अब आपको इनको सेपरेटली रिकॉर्ड करने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, फाइन। तो इट मींस अगर COGS का बैलेंस दिया हुआ है तो देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड ओपनिंग स्टॉक, क्यों? क्योंकि वो COGS में इंक्लूडेड है। देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड परचेसेस, क्यों? क्योंकि वो COGS में इंक्लूडेड है। देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस बिकॉज़ ऑल दोस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन COGS, फाइन। अब बात आई क्लोजिंग स्टॉक की। तो देखिए, क्लोजिंग स्टॉक का लेजर ओपन नहीं होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक विदाउट लेजर आइटम होती है। इट मींस अभी तक क्लोजिंग स्टॉक आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ओके, फाइन। अब आपको इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, और याद रखिए बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने में एक प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है, दैट इज डुअल एस्पेक्ट। इट मींस अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को मेरी बुक्स में इंक्लूड करूंगा तो मुझे इसके भी 2 एस्पेक्ट डालना पड़ेंगे। एक एस्पेक्ट होगा डेबिट का, दूसरा एस्पेक्ट होगा क्रेडिट का, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, अभी तक इसको लिखा नहीं था, अब मैं इसको रिकॉर्ड, जब मैंने COGS कैलकुलेट किया तो नेचुरली COGS कैलकुलेट करते टाइम मुझे इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक को इसमें से डिडक्ट कर दिया। जैसे अच्छा, कॉस्ट वर्ड आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट नेचर का, परचेसेस डेबिट नेचर की, एक्सपेंसेस डेबिट नेचर के, और डेबिट नेचर की आइटम्स में से अगर कोई प्रोडक्ट या कोई वैल्यू माइनस होती है तो नेचुरली उसका इफेक्ट कौन सा होता है? क्रेडिट नेचर का। मींस ये क्लोजिंग स्टॉक अगर इसमें इन सारी डेबिट आइटम्स में से माइनस हो रहा है, इट मींस यहां पर क्लोजिंग स्टॉक का क्रेडिट नेचर है। तो अगर
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो क्लोजिंग स्टॉक का क्रेडिट वाला नेचर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, तो क्रेडिट नेचर यहां पे रिकॉर्ड हो गया, एक इफेक्ट इसका हो गया जी। अब बचा कौन सा नेचर? डेबिट का। तो डेबिट का नेचर आप अलग से क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। सिंपल, क्लोजिंग स्टॉक का क्रेडिट इफेक्ट सीओजीएस के अंदर इंक्लूड हो गया और क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट इफेक्ट अलग से उसको सेपरेटली आप ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे। तो कंक्लूड ये करता हूं मैं कि भाई अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में गिवन है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड है, परचेसेस इंक्लूडेड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है, तीनों डेबिट नेचर के आइटम्स हैं, इनको इंक्लूड कर लिया गया। तो अब आप इनको सेपरेटली ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक उसमें से डिडक्ट हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक का क्रेडिट इफेक्ट आ चुका है और क्लोजिंग स्टॉक का लेजर नहीं होता तो आप डेबिट इफेक्ट बचाए तो क्लोजिंग स्टॉक को अलग से रिकॉर्ड करेंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि अगर सीओजीएस दिया हो तो ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं होगा, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होगा और वो भी उसका कौन सा इफेक्ट रिकॉर्ड होगा? डेबिट, क्योंकि क्रेडिट इफेक्ट सीओजीएस में ऑलरेडी आ चुका है। फाइन, तो आई होप अब ये क्लोजिंग स्टॉक सीओजीएस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि भाई सीओजीएस अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो क्या ट्रीटमेंट करना है? ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं होगा, क्लोजिंग रिकॉर्ड होगा। लेकिन ये तभी होगा जब सीओजीएस दिया हो, और अगर सीओजीएस नहीं है, सीधे वही ओपनिंग स्टॉक परचेस गिवन है तो फिर ओपनिंग ही रिकॉर्ड होगा, फिर क्लोजिंग उस केस में रिकॉर्डेबल नहीं होता। आई होप इट इज क्लियर। फाइन, अब मेरे पास एक आध दो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें और उससे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, तो आपको ये जो कंसेप्ट है ये भी अल्टीमेटली क्लियर हो जाएगा। तो मैं पहले ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बता देता हूं। हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है एज यूजुअल, सबसे पहले सीरियल नंबर, सेकंड इज हेड ऑफ अकाउंट, थर्ड डेबिट बैलेंस एंड एलएफ, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस 31 मार्च को प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2022। अब जो इन्फॉर्मेशन से मैं पढ़ता जाता हूं और उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करता जाता हूं। ओके, सबसे पहले सेल्स, तो सेल्स बीइंग अ रेवेन्यू विल बी क्रेडिटेड। तो नंबर 1 सेल्स अमाउंट इज ₹9,20,000। चलिए जी, रिकॉर्ड हो गई। कैपिटल अगेन लायबिलिटी, तो कैपिटल is ₹8 lakhs which will be credited। 8 lakhs को हमने क्रेडिट कर दिया। फाइन, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,70,000। नंबर 3 सीओजीएस 6,70,000। और मैंने क्या कहा? सीओजीएस में मैक्सिमम आइटम्स कौन से होते हैं? डेबिट वाले। कौन को क्या क्या होता है उसमें? ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है जिसका नेचर डेबिट का है, परचेसेस होती है जिसका नेचर डेबिट का है, एक्सपेंसेस होते हैं जिनके नेचर डेबिट के हैं, और क्लोजिंग स्टॉक उसमें से माइनस होता है जिसका नेचर क्रेडिट का होता है, इसीलिए उसमें से माइनस होता है। क्लोजिंग स्टॉक इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस को एक्सीड कर जाए। फाइन, तो ये बाय डिफॉल्ट क्लोज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नेचर डेबिट का होता है क्योंकि इसमें मैक्सिमम डेबिट आइटम्स का इंपैक्ट होता है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड कर दिया। एंड आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक इज गिवन। मैंने अभी क्या कहा आपसे कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर लिख दिया इट मींस उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है। अब जब उसमें ओपनिंग स्टॉक आ गया तो देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड ओपनिंग स्टॉक अगेन एंड अगेन। ओके, डेटर्स को रिकॉर्ड करेंगे। 3,70,000 आइटम इज व्हाट? Debtors 3,70,000. After debtors we have salaries 51,000. So next item is what? Salaries 51,000. Next is building 2,35,000. Building 2,35,000. उसके बाद bills payable is a liability. 7th bills payable अमाउंट इज ₹18,000। 18,000 इसकी अमाउंट आ गई। मशीनरी 1,30,000। 8th पॉइंट इज व्हाट? मशीनरी विच विल बी डेबिटेड 1,30,000। मशीनरी के बाद वी हैव इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 36,000 एक्सपेंस है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल 36,000। ठीक है। मोटर वैन एंड असेट विल बी डेबिटेड, तो मोटर वैन अमाउंट इज ₹92,000। ओके, स्टेशनरी एक्सपेंस 38,000, तो स्टेशनरी 38,000 विल बी डेबिटेड। फाइन, आफ्टर दैट रेंट रिसीव्ड इज एन इनकम, तो रेंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगी। अमाउंट इज ₹83,000। 83,000 का रेंट रिसीव्ड है। उसके बाद परचेसेस 3,50,000। 13th
ओ सॉरी माय मिस्टेक, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन हो तो फिर परचेसेस रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऑलरेडी परचेसेस आ चुकी है, जैसे ओपनिंग स्टॉक आ चुका है, परचेस आ चुका है। इसी तरह से अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे तो वो भी इसमें रिकॉर्ड नहीं होंगे। ओके फाइन, तो परचेसेस विल बी इग्नोर्ड। रेंट पेड 71,000, तो नेक्स्ट आइटम इज रेंट पेड, दैट इज रुपीज व्हाट 71,000। आफ्टर दैट बैंक 1,72,000, बैंक डालेंगे 1,72,000। उसके बाद कैश 48,000, कैश इज व्हाट 48,000। फर्नीचर 1,05,000, फर्नीचर भी डेबिट होगा, एसेट है तो 1,05,000। एंड लास्ट आइटम इज क्लोजिंग स्टॉक 83,000। मैंने क्या कहा, क्लोजिंग स्टॉक यहां माइनस हुआ है, मींस क्लोजिंग स्टॉक का क्रेडिट इफेक्ट डल चुका है। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट इफेक्ट डालना है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक को 83,000 आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। उसके बाद लास्ट आइटम इज व्हाट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर इज रुपीज 2,80,000, 2,80,000 हमने इसका टोटल किया, आइटम लिखी। उसके बाद फाइनली हम दोनों साइड की टोटल करेंगे, मैं आपको टोटल करके फिर वैल्यू बताता हूं। हमारा फाइनल डेबिट का टोटल है 21,01,000 और क्रेडिट का टोटल भी 21,01,000। तो ये हमारा फाइनली ट्रायल बैलेंस टैली हो गया और हमने इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कंसेप्ट देखा। आई होप आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। सिर्फ ये देखना है कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्वेश्चन में गिवन हो तो फिर उस केस में ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ चुका है। और क्लोजिंग स्टॉक इसलिए रिकॉर्ड होगा क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एक बार आया है क्रेडिट इफेक्ट के साथ, और डेबिट इफेक्ट उसका बचा है, तो डेबिट इफेक्ट हम कहां डाल देंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। इसी के साथ हमारा ट्रायल बैलेंस वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक। सो आई होप आपको इसमें कोई क्वेरी या डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।